से 3 ईसा पूर्व की आहर सभ्यता के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। ये सभ्यता भी हड़प्पा के समकालीन थी और हो सकता है दोनों सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध भी रहा हो। यहाँ अमेरिका और भारत के पुरातत्वविद सावधानी से खुदाई करते हुए उस दौरान बने घरों की परतों का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर मिट्टी की ईंटों से बनी दीवारें खोजी गई हैं। इनमें से प्रत्येक ईंट का भार 1.5 किलो से अधिक है। ये ठोस और मजबूत भी हैं। मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में कुछ स्थलों पर खूंटी के आकार की ईंटें भी मिली हैं। इन ईंटों का उपयोग कुओं की दीवारों में होता था। ईंटों को सीध में या फिर एक निश्चित क्रम में एक सिरे से दूसरे सिरे पर लगाते थे। यहाँ गीली मिट्टी का उपयोग सीमेंट की भांति ईंटों को आपस में चिपकाने में किया जाता था। हड़प्पा शहरों में इमारतों में पानी से संदूषित होने की संभावना वाले स्थानों पर ईंटों का उपयोग किया जाता था। दूसरे स्थानों पर धूप में सूखी ईंटों का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में घरेलू संरचनाओं में मिली अधिकतर ईंटें 7x14 के अनुपात और 28 सेंटीमीटर की मिली हैं। यदि हम इसे गणितीय अनुपात में व्यक्त करें तो ये 1:2:4 होगा। शहरों की 4 दीवारी और मंचों के लिए उपयोग की गई ईंटों का आकार 10x20x40 सेंटीमीटर था, यानी इनका भी अनुपात 1:2:4 था। हालांकि कालीबंगा जैसे कुछ स्थानों पर उपयोग की गई ईंटों का अनुपात 1:2:3 भी मिला है। घरों के बाहर और अंदर मिली रसोई घरों में धूप से सिकी ईंटों का उपयोग किया गया है। बड़े भवनों की सीढ़ियां ठोस और छतें समतल थी। छतें लकड़ी से बनी थी। समुद्र के पास बसे लोथल जैसे कस्बों के निवासियों को इस बात का ज्ञान था कि पकी हुई ईंटों पर ज्वार के पानी का असर नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखकर ऐसे क्षेत्रों में बसे शहरों के आसपास ईंटों की दीवारें थीं, जो व्यापार और बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायक होती थी। हम बात कर रहे हैं पवित्र शहर सारनाथ की, जो वाराणसी से 12 किलोमीटर दूर है। सारनाथ में डियर पार्क के पास वो स्थान है जहां सत्य से साक्षात्कार होने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला धर्म उपदेश दिया था। ये स्थान पवित्र बौद्ध स्थानों में से एक है। यहाँ हम ईंटों से बने चौखंडी स्तूप नामक स्मारक को समझते हैं। ये सबसे पहला स्मारक है जिस पर सारनाथ में आपकी नजर पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि इस धर्म स्थल को गुप्त काल के दौरान 4वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान मूलतः एक मंदिर के रूप में बनाया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध गया से सारनाथ की यात्रा के दौरान पहले शिष्य से मिलने की स्मृति में इस स्मारक को बनाया गया था। यह स्मारक उन क्षेत्रों में ईंटों के उपयोग द्वारा विशाल आकार और आकृति वाले निर्माण कार्य का बेहतरीन उदाहरण है, जिन क्षेत्रों में पत्थर प्रचुरता से उपलब्ध नहीं थे। मध्य युग के दौरान प्राचीन स्तूप के शीर्ष पर अष्टकोणीय टावर जोड़ा गया था। इसे अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल के बेटे गोवर्धन ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि इसे अकबर के पिता हुमायूं की विजय की स्मृति में बनवाया गया था। उत्तरी दिशा के दरवाजे के पास एक शिलालेख पर इस घटना का वर्णन अरबी भाषा में मिला है। आज ये स्तूप एक ऊंचे मिट्टी के स्तूप के रूप में है, जिसके ऊपर ईंटों से बना एक अष्टकोणीय आकार का शिखर है। ये इमारत है
नवाबों और कबाबों के लिए प्रसिद्ध शहर लखनऊ की। ये है लखनऊ रेसिडेंसी। ये औपनिवेशिक इमारत सन 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह की साक्षी रही है। उस समय की इस घटना को 1857 की लखनऊ घेराबंदी के नाम से जाना जाता है। आज भी ये इमारत खंडहर के बाद बचे अवशेषों के रूप में मौजूद है। इस आवासीय इमारत को लखनऊ रेसिडेंसी कहते हैं, जिसकी पहली नींव सन 1775 में अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने रखी थी। सन 1800 में ये इमारत नवाब सादत अली के दौर में बनकर तैयार हुई। इस इमारत का प्रयोग ब्रिटिश अतिथियों के रहने के लिए किया जाता था। ये पूरी आवासीय इमारत 3 एकड़ जमीन पर फैली है और इसमें अनेक भवन और बगीचे हैं। आप इस मेहराबदार दरवाजे से भीतर प्रवेश कर सकते हैं, जिसे बेली गार्ड गेट कहते हैं। रेसिडेंसी स्थल पर अब राजसी इमारतों के अवशेष ही बचे हैं। मुख्य रेसिडेंसी इमारत के अलावा यहाँ शीप हाउस, स्लॉटर हाउस, बेगम की कोठी, चर्च, मस्जिद और स्थानीय अस्पताल जैसी इमारतें हैं, जो इस परिसर में होने वाली विभिन्न गतिविधियों की ओर संकेत देती हैं। यहाँ उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। यहाँ ईंटें और बारीक चूने का उपयोग किया गया था। यहाँ लखौरी ईंटों का उपयोग हुआ था। लखौरी ईंटों में लखनऊ और लाहौर की सामग्रियां उपयोग की जाती थी। ये छोटे आकार की ऐसी सख्त ईंटें होती हैं जिनका घनत्व अधिक होता है और ये ईंटें अधिक टिकाऊ भी होती हैं। ईंटों का कार्य बहुत सावधानी और सफाई से किया गया था। ऐसे में भवनों में प्लास्टर का काम कम हो जाता था। अधिक कुशलता से ईंटों की परतों पर काम होने से प्लास्टर में विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती है। साथ ही चूने के प्रभाव को कम करने के लिए प्लास्टर से ऐसे क्षेत्र को ढकने में आसानी होती थी। ईंटों के जमाव के आधार पर विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनाए जाते थे। इन्हें बॉन्ड कहा जाता है। मोटे तौर पर ईंटों को सोल्जर, सेलर, स्ट्रेचर या हेडर, शाइनर या रोलॉक्स के रूप में बिछाया जाता है। ये स्ट्रेचर बॉन्ड है, जो ईंटों को लगाने का किफायती तरीका है, और ये हेडर बॉन्ड है। ये इंग्लिश बॉन्ड है, जो हेडर और स्ट्रेचर बॉन्ड का वैकल्पिक बॉन्ड है और इसे सबसे मजबूत बॉन्ड माना जाता है। आमतौर पर सभी मोटी दीवारों में इसी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फ्लेमिश बॉन्ड, स्टैग बॉन्ड और मॉन्क बॉन्ड जैसे अनेक बॉन्ड भी हैं। आप इन बॉन्डों से कई दूसरे बॉन्ड विकसित कर सकते हैं। इसे रनिंग बॉन्ड कहते हैं और ये सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ईंटों की जमावट इमारत की मजबूती और सुंदरता दोनों को प्रभावित करती है। किसने सोचा होगा कि ईंटों के बारे में इतनी सारी जानकारी का पता चलेगा? सदियों से ईंटें मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग होती रही हैं। वाराणसी में राजघाट के प्राचीन उत्खनन से लेकर ईंटों से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार मानी जाने वाली कुतुब मीनार तक सभी में ईंटों का उपयोग हुआ है। हालांकि इनके अगले हिस्से में सफेद संगमरमर और बलुआ पत्थरों का उपयोग भी हुआ है। देश की अन्य इमारतों की अगर बात करें तो चाहे वो सांची स्तूप हो या ताजमहल या फिर औपनिवेशिक काल की अधिकांश इमारतें, सभी में ईंटें ही मुख्य निर्माण सामग्री रही हैं।
हालांकि अक्सर ईंटों को अन्य सामग्रियों की परत से ढक दिया जाता है। आज भी भारत में इमारतों के निर्माण में ईंटों का उपयोग किया जा रहा है।